कल सुप्रीम कोर्ट में न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन को लेकर एक मामला था। अमीश देवगन ने एक पिटीशन डाली थी जिसमें उन्होंने राहत चाही थी। जिस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज़ को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर पूरे देश में जगह जगह पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब इस पूरे मामले में अगले ऑर्डर तक जांच रोक दी जाए और एफआईआर दर्ज ना की जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील रविंदर कुमार जी। हम उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अगर हम रिपब्लिक भारत की बात करते हैं, अमीश देवगन की बात करते हैं, तो जैसे ही ये लोग कोर्ट जाते हैं राहत मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखने आता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको लॉन्गर ऑन करती जाती है। हिंदुस्तान में जो कानून है वो दो तरह का कानून है, और वो है एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। और जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ये अपीलेट कोर्ट हो जाती हैं, तो रिट जुरिडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 में किसी भी पिटीशन को, रिट को एंटरटेन करती है। अब आपका जो सवाल है कि भाई अमीश देवगन का जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अमीश देवगन को ही राहत नहीं दी। आप देखेंगे रिपब्लिक भारत के जो अर्नब गोस्वामी हैं वो भी गए, उन्हें भी तुरंत जो है कोर्ट ने राहत दी। आपने देखा होगा कि दूसरे जो एंकर हैं और पुराने जर्नलिस्ट हैं विनोद दुआ, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, और आप देखेंगे कि इतवार के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट बैठी और उसने जो है राहत दी। ऐसे ही मामला अमीश देवगन का है और लोगों का भी है। होता ही है हिंदुस्तान में जो क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जुरिडिक्शन है, वो लॉ ये कहता है कि आप अगर कहीं क्राइम करते हैं और उसकी शिकायत लिखी जाती है तो क्राइम का एक जुरिडिक्शन होता है। जैसे मर्डर मान लीजिए दिल्ली में होगा तो दिल्ली में उसकी शिकायत चली जाएगी, अगर बम्बई में होगा तो बम्बई में, और पर्टिकुलर थाने में। तो जुरिडिक्शन के हिसाब से ही वहाँ पर जो है एफआईआर हो सकती है। अब जब से ये प्रिंट मीडिया आया है, जब से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, तो क्राइम जो है मान लीजिए अर्नब गोस्वामी ने बम्बई में अपने स्टूडियो में किया, लेकिन अगर मैं दिल्ली में देख रहा हूँ और मेरी भावना आहत हो रही है तो मैं कहूँगा कि मैंने दिल्ली में रिपब्लिक टीवी का ये शो देखा और मुझे लगा कि ये आदमी जो है गैरकानूनी काम कर रहा है, ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो आप जो है पिटीशन में जो है मुझे राइट है कि मैं वो एफआईआर जो है यहाँ, जैसे हम यहाँ बंगाली मार्केट में बैठे हैं, तो मैं तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में लिखा सकता हूँ। अब ऐसी हालत में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनको किसी से बदला लेना होता है, किसी को परेशान करना होता है, तो वो एक एफआईआर नहीं लिखाते। कई बार वो इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए 100-200 एफआईआर लिखाए थे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में, ये सोचकर कि इस आदमी को हम जो है अपने यहाँ बुलाएंगे और तब हम इसको अरेस्ट करेंगे। मैं आपको एक किस्सा इसी तरह का बताना चाहता हूँ कि आशाराम बापू थे, तो वो अपने को भगवान कहते थे। उनके कुछ लोग उनका विरोध करते थे, तो एक चेला था जो उन्हीं का चेला था, उसने उन्हीं का विरोध जब किया तो उसके खिलाफ एक एफआईआर तो लिखाई उन्होंने असम में, और एक लिखाई शोलापुर में, एक लिखाई उन्होंने केरल में। तो जब 3 जगह है तो उस आदमी ने जब एक बार कोशिश की कि मैं जो है महाराष्ट्र की कोर्ट में चला जाऊं, वो रहने वाला जयपुर का था, तो जब वो वहाँ गया तो पता चला कि उसकी मारकुटाई कर दी लोगों ने, उसको औरतों से अरेस्ट किया। तो आदमी डर जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी जो है कानून के सामने जाने को तैयार है, लेकिन बिना ट्रायल के अगर पब्लिक उसे पीटेगी तो उसके लिए तैयार नहीं होता। तो इसीलिए उसमें जो है आर्टिकल 32 में हम जाके कहते हैं कि इन सारी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए और एक विशेष जगह तय कर दी जाए जहां पर इसका ट्रायल चले। एक चीज़ काफ़ी दिनों से देखने में आ रही है, ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें कि SC/ST की बात करें, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मूव होते हैं सरकार के ख़िलाफ़। उसमें सरकार लगातार डेट दिया जाती है, उसको आगे बढ़ाती चली जाती है, लेकिन जब कोई इस तरह का केस आता है तो उसमें एकदम सुनवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, उसमें कोई डेट अगली नहीं दी जाती। जैसा कि CAA का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चला था, उसको लेकर आपने देखा होगा 3-4 डेट लगातार, वो भी लंबी लंबी डेट जो है 15-15 दिन की, 20-20 दिन की, वो चलती रही और कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए नहीं किया गया। एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको जल्दी न्याय नहीं मिलता तो न्याय में अगर देरी होती है तो ये भी अन्याय है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप हिंदुस्तान की न्यायपालिका को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी न्यायपालिका जो है आदमी की ड्रेस और उसकी एड्रेस से बड़ी प्रभावित होती है। एक ही क्राइम अगर 2 लोगों ने किया है, अगर उनके नाम अलग है, उनकी वल्दियत अलग है, उनका रहन सहन अलग है, तो आप पाएंगे कि उनको जो न्याय मिलने का तरीका है वो अलग अलग है।
किसी को तुरंत न्याय मिल जाता है, जैसा गाल देखा वैसा थप्पड़ लगा दिया। दूसरे का गाल देखा जी बड़ा मुलायम है, इसको मारना ठीक नहीं है, तो उसको घुड़की मार दी। तो ये जो परंपरा है, हम लोग और आप लोग, जनता भी ऑब्जर्व करती है, देखती है कि भाई न्यायालय में कुछ लोगों को तो न्याय रात भर में मिल जाता है कि तैयार मिलता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी बेल एट डिमांड, कि अर्जी लगी और बेल मिल गई। और कई लोग ऐसे होते हैं सड़ते रहते हैं, उनका मान लो उसे जो भी क्राइम किया 2 साल का, तो भला 10 साल तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, 10 साल उससे एक्स्ट्रा जो है अगर सज़ा मिलती तो उससे ज़्यादा पीरियड उसने काट दिया, जिसे बाद में कोर्ट कहती है कि आप ज़्यादा देर जेल रह लिए हैं तो हम आपको अंडरग्राउंड करके छोड़ रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ड्रेस और एड्रेस बड़ा प्रभावित करती है कोर्ट को। और आपने जैसे शाहीन बाग की कही, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला है, 5 अगस्त को वहाँ पर जो है धारा 370 हटाई गई, और हटने के बाद जो देखेंगे आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। 90 लाख लोग जो है जेल की तरह कश्मीर में रह रहे हैं, और जो हम कोरोना का जो त्रासदी आज भोग रहे हैं वो वहाँ के लोग जो है जब से भोग रहे हैं। लेकिन ना वहाँ इंटरनेट है, ना वहाँ मोबाइल है, ना वहाँ पता चला दूरदर्शन देख सकते हैं, ना टेलीविज़न देख सकते हैं, कम्युनिकेशन सारे बंद हैं, लोग एक तरह से जेल में रह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसमें सुनने में कोई जल्दी नहीं है। आप न्यायाधीश को ही नहीं कह सकते कि आप जो है जल्दी करें। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता था, कोर्ट सुनवाई कर लेती थी और कहती थी कि हम जो है इसकी जो फैसला है वो देंगे। फैसला भी 10-10 साल तक नहीं हुआ। तो एक केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे सरदार सिंह, शार्दुल सिंह, वो जो है मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, अब उनकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि अभी मेरा फैसला तो सुना दो। तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने तब ये तय किया कि हाई कोर्ट जो है 2 साल के अंदर जो फैसला उसने सुन लिया है उसका फैसला डिलीवर करे। तो 2 साल तक फैसला नहीं आता। तो ये जो आपकी बात है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। क्योंकि मैं भी वकील हूँ और हम राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष हैं, तो मैंने एक पिटीशन सोनिया गांधी के खिलाफ डाली, राजीव गांधी फाउंडेशन की, जिसका केस आप सुनते होंगे। वो केस जो है उसमें वो था एंटी ट्रस्ट एक्ट में, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में था कि इस राजीव गांधी फाउंडेशन को डिस्ट्रस्ट कर दिया जाए। तो वो पिटीशन 2 लोगों ने डाली, 2 लोग डाल सकते थे। एक पीएन लेखी थे, प्राणनाथ लेखी, आपने नाम सुना होगा, एक में रविंद्र कुमार, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे का अध्यक्ष। हमने पिटीशन डाली तो उसका जो पिटीशन का तरीका है वो ये होता है कि आपने पिटीशन डाली, पहले ही डेट पे कोर्ट नोटिस कर देती है, क्योंकि वो ओरिजिनल साइड का केस होता है, सिविल सूट होता है। और नोटिस करने के बाद ये होता है कि उसका विज्ञापन जो है अखबार में छपे और ये कहा जाए कि अगर कोई और आदमी इसमें याची या वादी बनना चाहता है वो आ जाए। मैं आपको बड़ी अजीब बात बताने जा रहा हूँ कि वो केस जो है 98 में डाला हमने और 2011 तक उसमें नोटिस नहीं हुआ। यानी हम घमंड करते हैं कि हम वकील हैं, उस केस में आज तक जो है एक पहला नोटिस नहीं हुआ। दूसरी बात क्या हुई उसमें मज़े की बात ये हुई कि 2 जजों ने लगातार वो केस सुना कि हम इसकी बहस सुनेंगे, और वो उन्होंने 20 दिन 25 दिन लगातार सुनी। और लगातार सुनने के बाद जिस दिन उन्हें उस एप्लीकेशन का फैसला करना था उस दिन वो कहते थे जी आज हम इसको नहीं सुन रहे, से ट्रांसफ़र कर दो। तो हम उस केस में 112 बार पेश हुए। अब 12 बार पेश होने के बाद ये समझो 13 साल में हम उसमें पहला ऑर्डर नहीं ले पाए। वो क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि सोनिया गांधी एक बड़ी नेता हैं, उसमें जो बाकी जो लोग थे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, राहुल गांधी थे और लोग थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं केस इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मतलब यह है कि पॉलिटिकल प्रेशर पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर है। और जिस तरह से अब बार बार ये कहा जा रहा है कि जैसा मजदूरों का मामला सामने आया, वहाँ पर तुषार मेहता ने ये कहा कोर्ट के अंदर कि हाई कोर्ट अपना एक अलग राज्य चला रहे हैं। हाई कोर्ट के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी की, क्योंकि हाई कोर्ट से बहुत सारे फैसले सरकारों के खिलाफ आ रहे हैं। तो जिस तरह से एक नया सिस्टम लागू करने की, और बार बार ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के जो 2 स्तंभ हैं, चाहे वो मीडिया की हम बात करें, चाहे वो हम जुडिशरी की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए हैं और हिल गए हैं। हम हमेशा न्याय की क्या कल्पना करते हैं कि न्याय की देवी अंधी है, उसके हाथ में तराजू है, आप एक पलड़े में एक पक्ष रख रहा है, दूसरा वो रख रहा है, और जिसके फेवर में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जिसे हम कहते हैं, तराजू का पल्ला झुक जाएगा, वो जीत जाएगा। यही बात है जिसके बात में तर्क है। लेकिन न्याय की देवी हिंदुस्तान में अंधी जरूर है, उसको पट्टी जरूर पहना रखी है, लेकिन वो पट्टी यूँ करके देखती रहती है कि सामने वाला कौन है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक हमारे जुडिशरी में एक शब्द चलता है जिसे बोलते हैं फॉरम शॉपिंग। फॉरम शॉपिंग क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि सुब्रत राय सहारा का केस है, आज उनका केस लगा तो आप देखेंगे अमुक वकील पेश हो रहा है, बेंच चेंज होगी, वकील चेंज हो जाएगा, तीसरी बेंच में जाएगा, वहाँ वकील चेंज हो जाएगा। तो वो जानते हैं कि अमुक जज जो है
फलाने वकील को पहचानता है, दूसरा वाला जज जो है इसको नहीं पहचानता, तो वो कहते हैं कि जैसा आदमी हो वैसा ही जो है वकील पेश कर दो, क्योंकि उससे रिलीफ मिल जाएगा। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में माना है कि फॉरम शॉपिंग अलाउड नहीं है। कई बार लोग देखते हैं कि जज जो है बड़ा अकड़ू है, ये हमारे खिलाफ फैसला करेगा, तो किसी ना किसी बहाने से चाहेंगे कि हमें टाइम मिल जाए, मामला एडजर्न हो जाए, और वो बहाना लगा के एडजर्न करा लेते हैं। तो ये एक्चुअल में एडवोकेसी की बहुत सारी टैक्टिस है, लेकिन ये अल्टीमेटली न्याय की जो आत्मा है उसको ये कहीं ना कहीं जो है घायल करती हैं, और लोगों को लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा। और एक तरह से आप देखेंगे आम जनता की बात हमें कि वो कहते हैं कि कहीं कोई न्याय नहीं मिलता। आदमी कहता है इससे अच्छा है कि मुकदमा लड़ने की जगह अच्छा है कि अपने बाजू में अगर दम है तो आप उसका फैसला कर लो, बाकी आपको कोई न्याय हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, अमीश देवगन वाले केस की अगर हम बात करते हैं, उसमें जिस तरह से उन्होंने खेद जताया था, लेकिन कल कोर्ट में जो उनकी तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने ये कहा कि अमीश देवगन ने माफ़ी मांग ली थी, जिसको लेकर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा, न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि गैर मुस्लिम भी ख्वाजा गरीब नवाज़ के मानने वाले हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग आहत हैं। अब इस तरह से कोर्ट का फैसला पूरी तरह से उस पर पाबंदी लगाना, और अगली डेट दी गई है 29 तारीख को इसमें सुनवाई है, तो क्या कहना चाहेंगे? अमीश देवगन ने जो कहा, और एक तरह से उसे मान लिया है कि मैंने क्राइम किया है। हम अपने क्लाइंट को ये कहते हैं कि भाई तू कभी ये मानियो मत, मर्डर भी किया है तो मत कहे कि मैंने कह रहा है, क्योंकि जैसे ही आप कन्फेस करेंगे मैंने मर्डर किया है तो फिर ये तय होना है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितनी है। अब इस वाले मामले में वो जो कह रहा है कि स्लिप ऑफ टंग है या मैं नहीं समझ पाया, ये उसकी जो है लेम एक्सक्यूज़ बोलते हैं, हम लंगड़ी दलील बोलते हैं, क्योंकि इस दलील में कोई जान नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया, तो मैं ये कहूँगा कि बकरे की माँ जो है कब तक खैर मनाएगी, कि एक ना एक दिन तो उसे अपने इस पाप की जो है सज़ा जो है भुगतनी पड़ेगी। शुक्रिया थे रविंद्र कुमार जी, जो हमसे बात कर रहे थे ख़ासतौर से अमीश देवगन के मामले में, कि जिस तरह से अमीश देवगन को कोर्ट के ज़रिए राहत मिली है, उस पर सवालात खड़े हो रहे हैं कि जब इस तरह का कोई केस आता है तो कोर्ट तुरंत फैसला करती है, लेकिन अगर सरकार के ख़िलाफ़ कोई पटिशन डाली जाती है तो उसमें लगातार डेट मिलती जाती है और उसमें सुनवाई नहीं होती। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।